नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष में। प्रदेश भर के रोचक किस्से और कहानियां आज की इस कड़ी में हम आपके साथ साझा करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में हुए आयोजन और देश भर से जयपुर आई महिलाओं की प्रेरणादायी कहानियां भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। ये पंक्तियां हैं पूर्व प्रधानमंत्री की कविता भारत जमीन का टुकड़ा नहीं की। पूरे देश भर में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। तो आइए देखते हैं किस प्रकार देश भर में और प्रदेश में भी क्या क्या आयोजन हुए। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर के शिंदे की छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में हुई थी। उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में एमए किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वाजपेयी जी ने भाग लिया और 24 दिन तक कारावास में रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी। वे 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा से सांसद रहे। हम आपको बता दें कि वे एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो 4 अलग-अलग राज्यों दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सांसद बने थे। 6 अप्रैल 1980 में उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन किया गया। वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा मुख्यालय जयपुर में उनके जीवन से जुड़े चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। फाइन आर्ट के बच्चों ने वाजपेयी जी की लाइव पेंटिंग कर उनके जीवन के प्रेरणात्मक प्रसंग भी साझा किए। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया, उनकी पर्सनैलिटी को दिखाया है, जैसे उन्होंने हमारे लीड किया था और उनकी जो पर्सनैलिटी है ना उसको दिखाया कि जैसे उन्होंने स्टोरीज कविताएं लिखी हैं हमको और साहित्यकार थे तो उसको लेके मैंने उनकी पूरी पर्सनैलिटी को ही दिखाया है। जैसे शीट को यूज़ किया है, ब्राउन कलर की शीट है, उस पर चारकोल और वाइट पेंसिल से इसको ड्रॉ किया है और फिर इसको शेड किया है। ये वुड बर्निंग है पहले तो, और मैं वुड बर्निंग करके सोल्डरिंग आयरन से अटल जी का स्केच बना रही हूँ। उसके साथ मैं उनके कुछ कंपोजिशन मैंने बनाया है। तो इंडिया का मैप मैंने पीछे बनाया है। अभी मैं इसके पीछे सड़क बनाऊंगी क्योंकि अटल जी की एक योजना थी जिसके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले इंडिया के जो चारों कोने हैं उनको सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने का कार्य बहुत अच्छा कार्य करा था। तो इसीलिए मैं उस योजना को दिखाते हुए हमारे जो यूथ है उनको पता रहे, इसलिए उनके मोटिवेशन के लिए मैं इस स्केच को बना रही हूँ। हमारा यही ध्येय है कि अटल जी का जो सुशासन था, अटल जी के जो विचार थे, आचार विचार से जिस तरीके से वो साहित्यिक अभिरुचि में भी अपना स्थान रखते थे और राजनीति में जो उनकी सूचिता है वो युवा मन तक जाए। युवा उसको किस तरह से देखता है और किस तरह से उसको खासकर कला के जो स्टूडेंट है वो सर्जित करते हैं, तो वो चीज़ें जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और इसी माध्यम से जब हमें यहाँ बताया गया कि इस तरह से कार्यक्रम करवाना है तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमने उस बच्चों को क्रिएटिविटी के साथ जोड़ने की कोशिश की है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, किंतु इस बार इनको संख्या बल के आगे त्याग पत्र देना पड़ा। 19 मार्च 1998 को उन्होंने पुनः देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर 13 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली गई। वे 1997 में जनता पार्टी सरकार से विदेश मंत्री बने और संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सत्र में उन्होंने हिंदी में अपना भाषण दिया था। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण, 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार
और गोविंद वल्लभ पंत जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। उनको दिसंबर 2014 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। भारत अपने भीतर बहुत ही खूबसूरती से विभिन्नता में एकता की भावना को समाये हुए है। यूं तो क्रिसमस डे विशेषकर ईसाई धर्म के लोगों का प्रमुख त्योहार होता है, परंतु हर समुदाय के लोगों को 25 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार रहता है। पूरे शहर में अनेकों आयोजन होते हैं और लाल और हरे रंग से सजाया जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से जयपुर वासियों ने मनाया क्रिसमस डे। पच्चीस दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। वैसे तो क्रिसमस मुख्य रूप से ईसाई समुदाय का पर्व है, जो कि प्रभु यीशु को समर्पित है, लेकिन इस पर्व का जश्न देश दुनिया में विभिन्न धर्मों के लोग भी मनाते हैं। क्रिसमस पर लोग गिरजाघर जाते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं और रंग बिरंगी मोमबत्तियां जलाते हैं। वहीं घर को लाल और हरे रंग से सजावट की जाती है, केक काटा जाता है, वहीं बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। इसी के साथ एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहकर इस दिन की बधाई देने का भी प्रावधान है। इस दिन को हम बहुत खुशी से मनाते हैं। ये यीशु के जन्मदिन पे बनाया जाता है और इस दिन हम साथ में मिलते हैं, जुलते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से, उनके साथ केक खाते हैं और हम घरों में अच्छे अच्छे खाने और पकवान बनाते हैं और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में से बांटकर खुशी से खाते हैं। साथ में हम यीशु के जन्म के गाने गाते हैं, हम अपना खुशी उत्साह दिखाते हैं। और मैं इस पे यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि है ना, ये जो त्यौहार है ये एक है ना होप और लव का त्यौहार है। हमें ये सबको आपस में बांटना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में उतर आया, उसने इस धरती पर जन्म लिया और इसलिए उसकी जन्मने की खुशी पूरी दुनिया मनाती है। हमने भी मनाई और हमारी आराधना ठीक 10 बजे आरंभ हुई। हमने मसीह यीशु के जन्म से संबंधित गीतों को गाया और हमने पूरे देश के लिए और हमारे प्रदेशवासियों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थनाएं करी कि प्रभु की जो शिक्षाएं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह कभी भी गलत नहीं कर सकता और वह हमेशा भाईचारे के साथ प्रेम से रहता है। 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस मनाए जाने को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। एक मान्यता ये है कि 25 दिसंबर ही वह तारीख है जिसमें प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। हालांकि बाइबल में यीशु के जन्म की तारीख नहीं दी गई है। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने का एक कारण यह भी है कि 25 दिसंबर के दिन ही रोमन के पहले ईसाई सम्राट ने क्रिसमस मनाया था। इसके बाद पोप जूलियस ने आधिकारिक तौर पर 25 दिसंबर के दिन ही क्रिसमस मनाने का ऐलान किया। इन्हीं कारणों से 25 दिसंबर के दिन ही हर साल हम सभी क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रकृति में मानव की सुख सुविधा के लिए अनेकों साधन उपलब्ध हैं, परंतु ये सब साधन असीमित नहीं हैं। 13 जनवरी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर वासियों ने भी एक थैला एक थाली महाकुंभ के लिए भेजकर इसे हरित कुंभ बनाने का प्रयास किया है। तो आइए जानते हैं कैसे जयपुर वासियों ने एक थैला एक थाली अभियान में अपना सहयोग किया। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को इस बार प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए छोटी काशी जयपुर में एक थाली एक थैला अभियान का संकल्प लिया गया। महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होती है और महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व की समाप्ति हो जाती है। हरिद्वार में हर 12 साल बाद कुंभ का आयोजन होता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति कुंभ मेले के दौरान गंगा में स्नान करता है तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है और कहा जाता है कि सभी पाप और रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। आगामी 13 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु जुटने की संभावना जताई जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में
तीर्थयात्रियों के भोजन आदि में पॉलिथीन और डिस्पोजल के उपयोग से लगभग 40,000 टन कचरा उत्सर्जित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें शासन प्रशासन की ओर से स्वच्छता और कचरा निस्तारण की व्यवस्था काफी मुश्किल कार्य लगता है। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण विभाग और विश्व हिंदू परिषद ने एक थाली एक थैला अभियान की शुरुआत की, ताकि प्रयागराज महाकुंभ को हरित कुंभ यानी प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाया जा सके। इस संबंध में संघ के महानगर पर्यावरण संयोजक अशोक दाधीश ने बताया कि हरित कुंभ के लिए संकल्प लिया है कि हर घर से एक थाली एक थैला संग्रहित कर प्रयागराज के तीर्थयात्रियों तक पहुंचाया जाएगा। हर कुंभ यात्री के पास भोजन के लिए थाली होगी और सामान के लिए थैला होगा, तो इससे बहुत कम कचरा उत्सर्जित होगा। यदि हमारी जो पुरानी परंपराएं थी उसको वापस यदि हम स्थापित करें तो शायद हम पुनः इस धरती माता को कचरे से बचा सकते हैं। तो फिर एक थैला और एक थाली का अभियान ध्यान में आया। जो भी लोग जाएंगे वो एक थैला और थाली लेकर के जाएंगे, और जो नहीं लेकर जा सके तो समाज के द्वारा एकत्रित जो थालियां हैं, थैले हैं, जो वहाँ 1800 अखाड़े हैं, उन 1800 अखाड़ों में इन थालियों का वितरण किया जाएगा, थैलों का वितरण किया जाएगा। विभिन्न संस्थाओं ने, समाज के वर्गों ने इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए एक थैला और एक थाली पहुंचाकर अपना योगदान दिया है। हमें भी इस बारे में हमारे सर ने बताया, तो हम भी इन विचारों से प्रेरित होकर हमने जो 14 जनवरी को जो थालियाँ जो 14 जनवरी को हम कल्पते हैं, हमने सोचा कि हम पहले ही अगर इसमें सहयोग कर देंगे तो ज़्यादा दान पुण्य का कार्य ये रहेगा। जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, जो भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह, उनको ये चीज़ बताई तो उन्होंने फ़ोन पे करके, बाय कॉल, बाय कैश करके हमने ये कलेक्ट किया, पेमेंट कलेक्ट किया, और सर ने हमें थाली थैला अवेलेबल करवाई, ताकि हम कुंभ के जो ये इतना पवित्र मेला जो लग रहा है उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूट रहे। मैंने मोहल्ले की औरतों को सबको प्रेरित किया कि इसमें जैसे अपन मकर संक्रांति पे कल्पित करते हैं, तो इससे पहले ही अपन कल्पित करें तो उससे इसका पुण्य ज़्यादा मिलेगा। हमने इस अभियान से सामूहिक एक समरसता का भी एक उद्देश्य हमें ज्ञात हुआ, और इस अभियान के तहत हमारा छोटा सा एक प्रयास रहा कि हम किस प्रकार से कुंभ में होने वाले कचरे को कम कर सकते हैं और स्वच्छता में अपना एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। हर शरीर की अपनी एक प्रकृति होती है, और अगर हम वो प्रकृति जान जाएं तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, क्योंकि उस प्रकृति परीक्षण में हम जान पाते हैं कि हमारे स्वास्थ्य में आगे क्या कुछ बीमारियां होने वाली हैं, क्या कुछ अभी हो रहा है। तो आयुष मंत्रालय द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति के बारे में परीक्षण किया गया। यह अभियान 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक चला। पूरे देश भर में इस अभियान से अनेकों लोगों को जोड़ा गया। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने भी करीबन 2.25 लाख लोगों तक ये परीक्षण पहुंचाया। तो आइए जानते हैं किस तरह से ये अभियान चलाया गया और क्या कुछ इसकी सफलता रही। देश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें आम जन का प्रकृति परीक्षण किया गया। देश में प्रकृति परीक्षण करने वाले संस्थानों में जयपुर का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान प्रथम स्थान पर रहा। यहाँ के चिकित्सकों ने 2,38,609 नागरिकों का प्रकृति परीक्षण किया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के सहयोग से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों द्वारा इस अभियान के अंतर्गत 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक आम जन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रकृति परीक्षण किया गया। अभियान के दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा 193.52% की स्ट्राइक रेट के साथ 2,38,609 लोगों का प्रकृति परीक्षण करने पर NCISM द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया। इस अभियान में एक विशेष मोबाइल ऐप का उपयोग किया गया,
जिसमें प्रतिभागियों ने अपने शरीर और जीवन शैली से संबंधित 22 प्रश्नों के उत्तर दिए। उत्तरों के आधार पर उनकी दोष प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। इसके साथ ही प्रतिभागियों को उनकी प्रकृति के अनुसार व्यक्तिगत आहार और जीवन शैली से संबंधित सुझाव भी प्रदान किए गए। प्रत्येक प्रतिभागी को उनकी प्रकृति का डिजिटल प्रमाण पत्र दिया गया, जो आयुर्वेदिक परामर्श के दौरान उपयोगी होता है। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने संस्थान को प्रथम स्थान मिलने पर कहा कि देश के प्रकृति परीक्षण अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा इतनी बड़ी संख्या में आम जन का प्रकृति परीक्षण करने में संस्थान के चिकित्सकों, विद्यार्थियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है, जिसके कारण पूरे देश के आयुष संस्थानों में से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को प्रथम स्थान मिला है। कुलपति ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों के साथ सरकारी एवं निजी संस्थानों, शिक्षण संस्थाओं, समाज सेवी संगठन एवं इस अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग के लिए आभार जताया। कुलपति ने देश का प्रकृति परीक्षण अभियान से जुड़े सभी चिकित्सकों एवं अधिकारियों को धन्यवाद पत्र दिया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत अपना प्रकृति परीक्षण करवाने वाले लोगों को उनकी दोष प्रकृति को समझने में सहायता मिलेगी और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। हमारे सभी चिकित्सक, हमारे सभी प्राध्यापक और सभी हमारे छात्र, चाहे वो पीजी के थे, पीएचडी के थे या अंडर ग्रेजुएट के थे, उन सब ने इसमें भाग लिया और क्षेत्र में जाकर के लोगों का प्रकृति परीक्षण किया। इसमें हमने जितने भी हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी कार्यालय हैं या हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे सोशल लीडर्स हैं या स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उन सब के पास जाकर के हमने प्रकृति परीक्षण अभियान को चलाया। इसके साथ साथ गली मोहल्लों और गांव में जाकर के भी इस अभियान को हमने चलाया और उसका परिणाम ये रहा कि हम प्रकृति परीक्षण अभियान में, जो कि सरकार के द्वारा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा शुरू किया गया था, तो उसमें पूरे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पहले नंबर पर है। जहाँ तक संख्या का और स्ट्राइक रेट का प्रश्न है तो हम पहले नंबर पर हैं। ये मेरे लिए और संस्थान के लिए और आयुष मंत्रालय के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज हैं, इवन जितने सारे मंदिर और टेम्पल्स हैं या पब्लिक प्लेसेज हैं, वहाँ पे सभी लोगों को जाकर के हमने एजुकेट किया और उसके बाद उनका प्रकृति परीक्षण किया। और उसी का प्रभाव है कि आप देखेंगे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पूरे देश में जितने सारे भी और संस्थान, कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूट हैं, उनमें नंबर 1 है। और ये जो बीच का गैप है वो लगभग 1 लाख का, यानी कि फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच में 1 लाख का अंतर है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि आयुष मंत्रालय और भारत सरकार की पहल पर पूरे देश के आयुर्वेद संस्थानों के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा जयपुर के साथ ही अन्य जिलों में आमजन एवं युवाओं का बड़ी संख्या में प्रकृति परीक्षण किया गया। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर की प्रकृति को जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए इस अभियान को चलाया गया है। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से 1 महीने का चलाया गया था, पिछले 1 माह में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने 2,25,000 से अधिक लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। वात पित्त कफ जो प्रकृति है, दोषों का जो रेशो रहता है शरीर में, उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट का प्लान होता है। तो आपकी कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए और अगर ये डाइट फॉलो नहीं करते हो तो भविष्य में आपको कौन कौन सी बीमारियाँ, व्याधियाँ हो सकती है, उसके बारे में आपको सूचित किया गया था। तो लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, बहुत सारी गलत आहार विहार का सेवन कर रहे थे, जिससे उनको फ्यूचर में बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस थे। तो उन लोगों को उसके बारे में अवेयर किया गया, सूचित किया गया कि अगर ये खान पान आप छोड़ते हैं तो भविष्य वाले होने वाली इन बीमारियों से आप बच सकते हैं और ये खान पान आपको करना चाहिए, जिससे कि आज जो समस्याएं हैं वो आपकी दूर हो जाएगी। तो खान पान से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है और भविष्य में इन आने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक अभियान के अंतर्गत सरकारी एवं निजी कार्यालय, संस्थानों,
सार्वजनिक स्थानों पर आम जन का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों द्वारा प्रकृति परीक्षण करने के साथ उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित सलाह भी दी गई। महज 9 गज का कपड़ा नहीं, एक महिला के मान सम्मान और पहचान की निशानी होती है साड़ी। अलग अलग रंगों में अलग अलग कशीदाकारी के साथ जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय राज सखी मेले में अनेकों प्रदेशों से महिलाएं आई हैं। उन साड़ियों को लेके जो महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए बनी हुई हैं। तो आइए जानते हैं कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी साड़ियां जयपुर आई हैं। भारतीय साड़ी दुनिया में सबसे पुराने परिधान के रूप में जानी जाती है। भारत में लगभग 30 से अधिक प्रकार की साड़ियां प्रचलित हैं। साड़ी की बुनाई, रंगाई, छपाई के लिए भारत सबसे प्रसिद्ध देश माना जाता है। भारत में आज भी हैंडलूम की साड़ियां पहनी जाती हैं। साड़ी भारतीय महिलाओं का पहनावा ही नहीं बल्कि उनके लिए भारतीय संस्कृति का भी प्रतीक है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सरस राज सखी राष्ट्र मेला 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला एक सराहनीय पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक हस्तशिल्प को संरक्षित और बढ़ावा देना है। इस मेले में छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व अन्य राज्यों की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने क्षेत्र की प्रसिद्ध साड़ियों की स्टॉल लगाई गई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की साड़ियां मिलती हैं। साड़ियों को पहनने का तरीका भी अलग अलग होता है। सदियों से ही महिलाओं के लिए साड़ी एक महत्वपूर्ण परिधान रहा है। तीज त्योहार और तमाम विशेष मौकों पर महिलाएं इसे पहनकर सजती संवरती हैं। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरे समूह का नाम नेहा महिला एसएचजी है और हमारा छत्तीसगढ़ का फेमस कोसा सिल्क है। कोसा सिल्क में साड़ी आएगी, ये आएगा घिचा सिल्क में आएगी ये साड़ी, और ये आएगा मूंगा सिल्क में साड़ी आएगी आपको, और ये आएगा तसर सिल्क में। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की वैरायटीज है, आइए और परचेस कीजिए। एग्जीबिशन के खूब ज़्यादा जे सेलो अच्छा हुआ। जीआई टैग है और शांतिपुरी ताঁতের শাড়ি, টাঙ্গাল শাড়ি, বালুচুড়ি, এবার জামদানি, অল ওভার জামদানি আমার এখানে 350 থেকে আমি 2500 এভাব শাড়ি আছে আর মাসলিনের উপর আমি 20% डिस्काउंट দিচ্ছি। अबू भाई राठौड़ से हूँ, गांव दे दादरा, जिला सुरेंद्रनगर, तालुका वटवाण से आई हूँ। हमारा काम ऐसा है कि बने बाजू सेम आएगा, इसमें गांठ नहीं छेड़ा नहीं। जब भी कपड़ा बनता है तभी वर्क होता है। पहला तो हमें रील करता है, फिर तानी करता है, पसी इसके जॉइंट करके हमें बुनाई करता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। वो साड़ी बनने में 25 से 26 दिन लगता है और दुपट्टा बनने में 3 दिन लगता है, कुर्ता बनने में 4 दिन लगता है। जितनी साड़ी जितना वर्क बढ़ेगा इतना भी दाम बढ़ेगा। वो हमारी साड़ी कम से कम 18,500 से शुरुआत होती है, से लाख સુધી होती है। वो बनने में 6 महीना लगता है, लाख वाली साड़ी। यानी हमारा काम दोनों तरफ एक सरखा है। हमें इसमें सोई भी नहीं लिया है, सोई के बिना हमारा काम है, गांठ के बिना हमारा काम है। कपड़ा हैंडलूम आएगा, पूरा भरोसा रख के हम कहते हैं। मेरा ग्रुप है खुशी स्वयं सहायता समूह। मैं बरेली ज़िले से हूँ, ग्राम ढकिया में रहती हूँ और ये मेरी समूह की महिलाएं काम करती हैं। ये पौंचू और साड़ी वगैरह ये सब वही बनाती हैं। ये बनारसी साड़ियाँ हैं और ये पौंचू हैं, जैकेट है और ब्लाउज़ हैं और मतलब ये कि टॉप हैं। इस तरह का सारा सामान बनाती हैं। साड़ियाँ मेरी 1500 से लेके 5000 तक की हैं और जो प्योर बनारसी है वो 18,000 की है। ये साड़ियाँ शादियों में भी पहनते हैं लोग, पार्टियों में देते, शादियों में देते भी हैं, ससुराल वालों को बेटियों की, और बेटियों के लिए भी ख़रीदते हैं अच्छी प्योर साड़ियाँ जो महंगी आती हैं 18,000, 20,000 ऐसे करके। प्रत्येक साड़ी भारत की कलात्मकता और विरासत की एक अनूठी कहानी बताती है। साड़ी को अलग अलग रीति रिवाजों के अनुसार, खास समय पर, खास रंगों के अनुसार पहना जाता है।
हरियाली तीज के अवसर पर महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहनना पसंद करती हैं। ऐसे ही कई अन्य मौके जैसे दुर्गा पूजा और दूसरे खास त्योहारों या समारोह में अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ। प्रायोरिटी रहती है कि मैं जेके में जब भी एग्जीबिशंस लगती हैं तो इन्हीं से मैं साड़ी परचेज करती हूँ। इंतज़ार रहता है और ये लोग जैसे अभी बंगाली में बोल रहे थे और मैं समझ पा रही थी, तो उसका कारण यही है कि सालों से यहाँ आ रही हूँ और जब से साड़ी पहनना शुरू किया है, ये कह सकते हैं कि साड़ी इज़ माई लव और आई लव परचेजिंग साड़ी फ्रॉम जेके के। मैं यहाँ पे साड़ी देखने आई थी। साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। वैसे हम पंजाबी कल्चर से बिलोंग करते हैं, लेकिन मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है और साड़ियाँ किटीज़ में डालने में अलग ही उसका रोब आता है। किटीज़ में जाओ तो, और इसमें जो अलग अलग वैरायटी मिलती है यहाँ आके, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। तो कोटा डोरिया मुझे यहाँ मिल गया, यहाँ पे मुझे अजरक मोडाल मिल गया, मतलब डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मुझे चीज़ें मिल रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे शॉपिंग करके। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज की ये कड़ी। अगर आपको ऐसे और भी किस्से जानने हैं जो इन्फॉर्मेशन के साथ मनोरंजक भी हों, तो आप प्रसार भारती का हाल ही में जारी OTT ऐप वेव्स डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।